नमस्कार बच्चों, आज हम दो बैलों की कथा का दूसरा भाग देखेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम लोग पाठ का सार देख लेते हैं। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा के मुख्य पात्र हीरा और मोती नामक दो बैल हैं। ये दोनों बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं, जो दयालु, परोपकारी तथा मेहनती होते हुए भी अत्याचार सहन करते हैं। पहले पृष्ठ पर इस पाठ के अंदर गधे को बुद्धिहीन जानवर बताया गया है। साथ ही साथ उसे हर परिस्थिति में एक ही जैसा दिखाया गया है। सुख दुख, हानि लाभ यानी किसी भी परिस्थिति में वह एक समान ही रहता है। लेखक ने उसे ऋषि मुनि की श्रेणी में रखा है। गधे से ही कुछ कम सीधा प्राणी है बैल। कभी कभी अड़ जाने के कारण उसका स्थान गधे से कुछ निम्न है, अर्थात नीचे आता है। हीरा और मोती दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, जो झुरी काछी के बैल हैं। दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और मेहनती बैल हैं। साथ साथ रहते हुए दोनों अपने मालिक से बेहद प्रेम करते हैं। वे दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करते हैं, अर्थात एक दूसरे की मन की बात समझ जाया करते हैं। हीरा सहनशील तथा धैर्यवान व मोती जल्दी आवेश में आ जाने वाले बैल हैं। किसी कारणवश झुरी ने बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा मालिक ने उन्हें बेच दिया है। झुरी का साला, जिसका नाम गया है, उन दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन दोनों बैल उसे बेहद परेशान करते हैं। अनजानी जगह आने के बाद में उन्हें सब कुछ अनजाना, बेगाना सा लग रहा था। दोनों चारा को मुंह तक नहीं लगाते। वे अपने मालिक से बेहद स्नेह करते हैं। रात को दोनों आंखों ही आंखों में बात करते हैं और दोनों रस्सी तुड़ाकर अपने मालिक के पास में जा पहुंचते हैं। झुरी अपने बैलों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, उन्हें प्यार से सहलाता है, लेकिन मालकिन जो थी वो उनको देखकर चिढ़ जाती है और उन्हें नमक हराम तक कह देती है और खाने में उन्हें सूखा भूसा डालती है। झुरी नौकर से कहता है कि कुछ इन्हें खल वगैरह डाल दे, लेकिन नौकर मालकिन के डर के मारे ऐसा नहीं करता। तो बच्चों आगे देखते हैं पृष्ठ संख्या 9 से। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झुरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंख तक न उठाई। लेखक बताते हैं कि दोनों को गाड़ी में जोतकर वापस लाया गया। मोती ने काफ़ी प्रयास किया कि उसे खाई में धकेल दिया जाए गाड़ी को, लेकिन हीरा ने गाड़ी संभाल ली। संध्या तक वापस वो पुराने वाले घर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें गया पहले लेकर आया था, और खाने में वही सूखा भूसा डाल दिया जाता है। लेकिन उससे पहले उन्हें सज़ा दी जाती है, जो कि कल उन्होंने शरारत की थी। ऐसा अपमान उनका जीवन में कभी नहीं हुआ था। झुरी उनसे बेहद प्यार करता था, लेकिन यहाँ पर तो मान सम्मान तो बहुत दूर की बात थी। खाने पीने के लिए भी उन्हें सिर्फ सूखा भूसा ही मिल रहा था। इसलिए दोनों ने भोजन की तरफ आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। दूसरे दिन फिर उनको
खेत के अंदर जोता जाता है, लेकिन दोनों ने कार्य न करने की कसम खा रखी थी। एक भी पैर नहीं उठाते वो। इधर गया जो था निर्दयी होकर उन्हें खूब पीटता है और उसने हीरा के नाक पर खूब डंडे जमाए, जिससे मोती क्रोधित हो जाता है और वह वहाँ से भाग निकलता है और जो भी वस्तुएं हल जोतने के लिए उस पर लगाई गई थी सब कुछ तोड़ देता है। रस्सियाँ बड़ी होने के कारण दोनों पकड़ में आ जाते हैं, अन्यथा दोनों पकड़ में आना संभव नहीं थे। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो उसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे, हीरा मोती से कहता है। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं एक आधे को तो गिरा ही दूंगा। हीरा बोलता है कि नहीं, भागने में कोई भी फ़ायदा नहीं है, यहीं खड़े रहते हैं ज़्यादा ठीक है। लेकिन मोती कहता है कि अगर इनमें से किसी ने भी मुझे हाथ लगाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक आधे को तो गिरा ही दूंगा। हीरा कहता है, नहीं, हमारी जाति का धर्म यह नहीं है, अर्थात बैल जाति का यह धर्म नहीं है कि वो लोगों को मारे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। लेखक बताते हैं कि मोती भी ऐंठ गया था, बहुत ज़्यादा अकड़ गया था। गया आया, दोनों बैलों को पकड़ कर ले चला, लेकिन ये बहुत अच्छी बात रही कि गया ने मारपीट नहीं की, अन्यथा मोती को संभालना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो भी आवेश में आ जाता। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे गया कहीं ना कहीं इस बात को समझ गया था कि इस समय समझदारी यही है कि बैलों को न मारा जाए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी बच्ची 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंहों में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। लेखक बताते हैं कि शाम के समय उन्हें पुनः से सूखा भूसा डाल दिया गया। वे शांति से बैठे रहे। घर में सभी लोग भोजन कर रहे थे। उसी समय एक छोटी सी बच्ची निकलती है, हाथ में 2 रोटी लेकर, और दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाकर चली जाती है। अब उस एक रोटी से दोनों की भूख तो क्या शांत होती, लेकिन हाँ, मन तृप्त हो जाता है, मानो बहुत दिनों बाद किसी ने स्नेह से उन्हें सहलाया हो, प्यार किया हो। उन्हें भी एहसास हुआ कि इस घर के अंदर भी कोई अच्छा व्यक्ति रहता है या कोई सज्जन व्यक्ति रहता है जो उनसे स्नेह करता है। ये जो लड़की थी, ये भैरव की लड़की थी। इसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ जो थी इसे बेहद मारती थी, परेशान करती थी। इसलिए इन बैलों के साथ में इस लड़की का अपनापन सा हो गया था, क्योंकि ये भी अपने घर से दूर थे, अपनों से दूर थे। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिलाकर जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुबले न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लेखक बताते हैं कि रोज़ का यही कार्य रहता कि दिन भर उनसे कार्य करवाया जाता, शाम को डंडे मारे जाते और कभी कभी कार्य से ये इनकार करके अकड़ जाते थे। शाम के समय इन्हें बांध दिया जाता। थान का अर्थ है वह स्थान
जहाँ पशु को बांधा जाता है। और रात के समय वही बालिका 2 रोटियां लाती और इन दोनों को खिलाकर चली जाती। लेकिन हाँ, ये जो 2 रोटियां थी, इस प्रेम रूपी प्रसाद से यह फ़ायदा हुआ कि ये दोनों दुर्बल नहीं हुए, अर्थात पतले नहीं हुए। लेकिन हाँ, इनकी आंखों के अंदर, हर रोम के अंदर विद्रोह झलक रहा था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा मोती से कहता है, एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। मोती हीरा से कहता है, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। हीरा कहता है मोती से कि अगर तुम इनमें से किसी को मारोगे तो ये लड़की अनाथ हो जाएगी, वही प्यारी बच्ची जो हमें स्नेह से रोटी खिलाकर जाती है। मोती कहता है, तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। हीरा कहता है मोती से, लेकिन तुम जानते हो ना, औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह क्यों भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? मोती कहता है कि तुम तो कोई भी बात नहीं मानते। क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो कि हम तुड़ाकर भाग चले? हीरा इस बार कहता है, हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? मोती बोलता है, इसका भी उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। मतलब चबा के जो रस्सी है उसको कमज़ोर कर देते हैं, फिर एक झटके के अंदर इसको तोड़ देंगे। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा के रह जाते, अर्थात दोनों प्रयास कर रहे थे कि रस्सी को कमज़ोर कर दिया जाए, लेकिन मोटी रस्सी होने के कारण उनके मुंह के अंदर नहीं आ रही थी। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर पर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तभी अचानक वो बच्ची जो है दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है। जैसे ही वो दोनों बैल उस बच्ची को देखते हैं, सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगते हैं। वो भी दोनों को प्यार से सहलाती है और कहती है, मैं रस्सी खोल देती हूँ, चुपके से यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि आज घर के अंदर ये बात हो रही थी कि तुम्हारी नाक के अंदर नाथ डाल देते हैं, अर्थात तुम्हें कंट्रोल करने के लिए रस्सी बांध देंगे, रस्सी डाल देंगे, जिससे कि तुम भागने का प्रयास नहीं कर पाओगे। उसने गराव खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। गराव का अर्थ है गले में बांधी जाने वाली फुंदेदार रस्सी, जो कि पशु को के गले में बांधी जाती है और उसको खूंटे से बांधा जाता है। लेकिन दोनों बैल चुपचाप खड़े रहते हैं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलो तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी तो सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। हीरा मोती से बोलता है कि अब यहाँ पे क्यों खड़े हो, अब तो रस्सी भी खुल गई, चलो भाग चलते हैं। हीरा कहता है, अगर हम यहाँ से भागकर चले गए तो उस लड़की पे कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। तभी ये दोनों बैल क्या देखते हैं, वो बच्ची अपने आप को सुरक्षित करते हुए बुलाती है अपने दादा को कि जल्दी आओ, देखो फूफा वाले जो बैल हैं वो भागे जा रहे हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज़ भागे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका
यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। गया उन दोनों बैलों का पीछा करता है, लेकिन दोनों और भी तेज़ भागने लगते हैं। गया गांव वापस आता है और आदमियों के साथ में उन बैलों को ढूंढने के लिए निकलता है। तब तक दोनों जो बैल थे, हीरा और मोती, उनको भागने का मौका मिल जाता है और वो बेतहाशा भागते चले जाते हैं और भागते भागते वो अपना रास्ता भी या मार्ग भी भूल जाते हैं। आगे जाने के बाद में उन्हें ध्यान आता है, उन्हें सब कुछ अपरिचित नज़र आता है, मतलब अनजाना नज़र आता है। नए नए गांव दिखाई देते हैं। एक खेत के किनारे खड़े होकर वो सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। मोती बोलता है, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उन्हें मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। हीरा बोलता है कि वो अपना धर्म छोड़ दिए, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। दोनों हरे हरे मटरों को देखकर भूख से व्याकुल हो उठते हैं और मटर के खेत के अंदर चरने लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कोई आ ना जाए। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, अर्थात प्यार से, मनोरंजन से एक दूसरे को धक्का देने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में भी गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो वह किनारे हट गया। अर्थात मनोरंजन के अंदर कहीं ना कहीं मोती को ऐसा लगता है कि हीरा का क्रोध बढ़ गया है, कहीं लड़ाई ना हो जाए, इसलिए मोती जो है वो हट जाता है, अर्थात सींग नहीं मारता। तो बच्चों, दूसरे भाग में आज हम यहीं तक देखेंगे। तीसरे भाग के अंदर हम यहाँ से आगे के बारे में चर्चा करेंगे।